तो भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत है। तो विद्युत क्या होता है, जब भी हम अपनी सूखे बालों पर कंघी रगड़ते हैं और उसको हम धूल के कणों के पास लेकर जाएं तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को वो कंघी अपनी तरफ खींच लेती है। तो कंघी में एक टाइप की ऊर्जा आ गई, उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत। तो इस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत सबसे पहले नाम किसने दिया था, सर थॉमस ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, विद्युत। तो विद्युत दो भागों में विभाजित किया है, एक क्या स्थिर विद्युत और दूसरा क्या है, धारा विद्युत। स्थिर विद्युत उसे कहेंगे कि जब आवेश विराम अवस्था में है और हम उसके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, और धारा विद्युत वो है कि जब आवेश गतिमान हो और हम उसके गुणों का अध्ययन करें। तो विद्युत क्या हो गया, एक प्रकार की ऊर्जा। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो अब एक नया शब्द आया इसमें, क्या, आवेश। तो आवेश क्या होता है, तो परिभाषा यदि अपन इसकी दें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण, वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, क्या कहलाएगा, आवेश। या परिभाषा अपन दूसरे शब्दों में और दे सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिसके कारण कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, क्या कहलाता, आवेश। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने आवेशों को दो भागों में बांटा। एक होता है क्या, धनावेश, दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। तो सबसे पहले हमको समझना है धनावेश को, लेकिन इसके पहले समझ लें कि आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू इन अक्षरों से हम दर्शाएंगे। अब हम समझते हैं धनावेश क्या होता है। तो भाई सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। तो इसकी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए हमारे पास सूत्र है 2n²। यदि इसमें अपन n का मान 1 रखें तो इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। और यदि n का मान रखें अपन यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए, 8। n बराबर 3 रखें, 3 दूनी 6 दूनी कितने हो गए, 18। तो किसी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18। अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको भर दे रहे हैं, पहली पूरी भर दी, दूसरी पूरी भर दी, तीसरी में बचा तो जो 1 रख दी हमने। तो इस तरह से 3 कक्षाएं बन गई। तो सोडियम क्या है, तीसरे आवर्त का तत्व है, लेकिन क्योंकि इसकी 3 कक्षाएं बन गई इसलिए, लेकिन आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए क्या है, ये पहले ग्रुप का तत्व हो गया। ठीक है, तो पहले ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि कोई परमाणु स्थायी कब होगा, जब उसकी अंतिम कक्षा या तो पूरी भरी हो या उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ ना तो कक्षा पूरी भरी, ना ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से इसकी ये वाली कक्षा खत्म हो जाएगी, अंतिम कक्षा ये बचेगी, तो उसका अष्टक पूरा माना जाएगा, तो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो ये परमाणु क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी दूसरे परमाणु को, क्योंकि 7 लेना संभव नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, सोडियम का धनायन। इस सोडियम का कभी भी ये ऋणायन नहीं बनता है। ये ऋणायन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है, उसी को हमको समझना है। तो परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशों की प्रकृति कैसी अलग अलग होती है। प्रोटॉन के आवेश की जो प्रकृति उसको धन प्रकृति कहा गया, और इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति को क्या कहा गया, ऋण प्रकृति। तो भाई प्रोटॉन पर आवेश धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन हैं, जितना परमाणु क्रमांक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक। अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो भाई प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो कौन सा आवेश ज़्यादा, धन वाला कि ऋण वाला, तो धन वाला ज़्यादा, इसलिए परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है क्या, कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, परमाणु की बात नहीं हो रही, कोई भी पदार्थ हो, यदि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऋणावेश कम होगा, तो ऋणावेश कम होगा, धनावेश बढ़ जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। अब हमको धनावेश की परिभाषा देनी है। तो इसमें देखिए, तो भाई ये हमारे पास रेशम का कपड़ा है और ये हमारे पास क्या, कांच की छड़ है। ये होगी कांच की छड़। तो जब हम कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कहलाता है धनावेश। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं? रेशम के कपड़े में। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कमी के कारण कांच की छड़ कैसा हो जाएगी? धनावेशित हो जाती है। तो परिभाषा अपन ऐसे देंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। अब बात करते हैं ऋणावेश की। तो आपने एक क्लोरीन का नाम सुना भाई, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 17। कक्षाएँ आ गई 2, 8 और 7। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये भी 17 हैं। तो इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 दे तो नहीं सकता, लेकिन एक किसी से ले सकता है। तो एक क्लोरीन का बन जाता है ऋणायन। इसका भी कभी धनायन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? देखिए, प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 18 हो गए। तो ऋणावेश बढ़ गया, इसलिए क्लोरीन कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वो कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है। लेकिन यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसके कारण क्या है? ऋणावेश बढ़ेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन कैसा हो गया? ऋणावेशित। तो कोई भी पदार्थ हो, यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। अब इसको हम परिभाषा देते हैं ऋणावेश की। तो ये हो गया अपने पास क्या? बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, या हो गया अपने पास क्या? ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा हो गया। और ये हो जाती एवोनाइट की रॉड। एवोनाइट, एवोनाइट क्या है? एक कठोर रबर का प्रकार होता है। जब एवोनाइट की छड़ को अपन ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है? इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कहलाएगा ऋणावेश। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं इस एवोनाइट की छड़ में। तो एवोनाइट की छड़ कैसे हो जाती है? ऋणावेशित। तो परिभाषा देंगे, जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। अब आवेश के गुणों के विषय में अध्ययन करते हैं अपन। तो आवेश का पहला गुण अपन यही मानेंगे कि भाई आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलॉम। आवेश को हम ऐसा ही पद्धति में किस में नापेंगे? कूलॉम। इसके लिए संकेत क्या हो गया? C। आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? AT। आवेश कौन सी राशि होगी? अदिश। आवेश का न्यूनतम मान होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इससे कम आवेश प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मूल आवेश भी बोलते हैं। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर में, कि मूल आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अगला पॉइंट है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यदि दो आवेश धन के हैं तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे, मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दोनों ऋण के हैं तब भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और एक अगला पॉइंट है अपना विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यदि एक आवेश धन का है दूसरा ऋण का है तो वही दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगला पॉइंट अपना हो जाता है कि आवेश योज्य है। आवेश कैसा है? योज्य है। योज्य, इस कथन का क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यदि किसी वस्तु पर +2 कूलॉम का आवेश है, इसको आपने +3 कूलॉम आवेश दे दिया तो कुल आवेश उस पर कितना हो जाएगा? +2 और +3। तो टोटल कितना आवेश हो जाएगा उस पर? +5 कूलॉम। यदि अपन ने क्या किया है, उसको -3 कूलॉम आवेश दिया है तो कितना हो जाएगा? +2 और कितना हो जाएगा? -3, तो हो जाएगा -1 कूलॉम। मतलब आवेशों का आपस में हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं आवेशों के योज्यता का गुण। अगला पॉइंट है अपना क्या, कि आवेश क्वांटीकृत होता है। पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण का मीनिंग क्या है? यदि भाई किसी भी वस्तु पर आवेश है Q, तो या तो वो धन में होगा या फिर ऋण में होगा, लेकिन कितना होगा? एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। n क्या है यहाँ पर? पूर्ण संख्या है। n मतलब हो गया 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो पूर्ण गुणज होगा। और विस्तार से अपन आगे चल के पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, किसी भी पिंड का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। यदि मान लो कोई पिंड है, ये गति कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो गति के कारण क्या है, उसका आवेश ना तो कम होगा ना ज़्यादा। यदि मान लो +10 कूलॉम का आवेश है किसी वस्तु पर, तो उसकी गति के कारण उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होना है।
अगला पॉइंट है अपना क्या, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। हाँ, लेकिन उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित अपन जरूर कर सकते हैं। तो आवेश, इसको अपन आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अगला पॉइंट है, किसी भी पिंड को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, मतलब अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। अब वो पिंड अंदर से ठोस हो या खोखला हो। अब कोई खोखला पिंड है मान लीजिए, इसको आपने आवेश दिया तो ये आवेश भी क्या है, पूरा उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, मतलब अंदर आवेश कैसा हो गया, शून्य। जब अंदर कोई आवेश नहीं है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का शून्य हो जाना कहलाता है स्थिर वैद्युत आवरण। तो खोखले चालक के अंदर आवेश नहीं रहता। यदि आप किसी कार में सफ़र कर रहे हैं, बिजली गिरने की संभावना हो, तो कार के सारे शीशे आप बंद कर लीजिए। तो भाई यदि वहाँ बिजली गिरती भी है तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि खोखला चालक बन जाएगा। जहाँ आप अंदर बैठे हो तो वहाँ पर आवेश पहुँचेगा ही नहीं। अगला पॉइंट है कि भाई आवेश जो है यदि विराम अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश गति कर रहा है तो वो अपने विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं, यदि आवेश त्वरित है, त्वरित मतलब समय के साथ लगातार उसका वेग बढ़ रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र, और गतिमान लेकिन त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। तो ये हो जाते हैं आपके आवेश के गुण।